हेलो दोस्तों, मैं हंसराज कुमावत एक्सपर्ट नर्सिंग क्लासेज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा वीडियो है वो इस टॉपिक्स पे है कि नेगेटिव मार्किंग को कम से कम कैसे करें या फिर जीरो नेगेटिव मार्किंग कैसे हो सकती है, यदि आप क्या करें कि ऐसा संभव हो सकता है। तो इस वीडियो के अंदर हम 3 पॉइंट्स के अंदर डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो पॉइंट्स रहेगा हमारा, उसके अंदर हम बात करेंगे कि आप जब एग्ज़ाम सेंटर पहुंचने से पहले, यानी आप एग्ज़ाम सेंटर पहुंचने से पहले आपको क्या क्या करना चाहिए, व्हाट टू डू बिफोर गोइंग टू एग्जामिनेशन सेंटर। ओके। सेकंड जो अपना पॉइंट्स रहेगा कि जब आप एग्जामिनेशन सेंटर पहुंच गए, पहुंचने के बाद जो आपका जहां पे आपका एग्ज़ाम होगा उसकी कंप्यूटर स्क्रीन पे आप पहुंच गए, उसके बाद में आपको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, जो क्वेश्चंस आप सोल्व करेंगे उसको किस प्रकार से सोल्व करें कि आपका जो कि नेगेटिव मार्किंग हो ही नहीं या फिर बहुत ही कम नेगेटिव मार्किंग हो। तीसरा जो पॉइंट रहेगा हमारा वो ये रहेगा कि आपको एग्ज़ाम के अंदर कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए और कितने क्वेश्चंस नहीं अटेम्प्ट करने चाहिए। ठीक है, इसके साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा कौन कौन से क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने चाहिए, कौन से नहीं अटेम्प्ट करने चाहिए, और इसके साथ ही आपको जो कैटेगरी वाइज, जैसे कि जनरल कैटेगरी का है तो उसको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए ताकि उसका सिलेक्शन श्योर हो सके। जो अदर कैटेगरी SC ST OBC उनको कितने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए, ये सब हम वीडियो के अंदर शुरू से लेकर के एंड तक आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो हमारा फर्स्ट पॉइंट रहेगा, सबसे पहला कि आप एग्जामिनेशन सेंटर पहुंचने से पहले आपको क्या क्या करना चाहिए, व्हाट टू डू बिफोर गोइंग टू एग्जामिनेशन सेंटर। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि आपका जो भी एडमिट कार्ड होता है, उस एडमिट कार्ड का जब आप प्रिंट आउट निकालते हैं तो एडमिट कार्ड के जो इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं उनको आप स्ट्रिक्टली जो एक बार पढ़ लेना चाहिए, आपको रीड करना चाहिए, केयरफुली आपको एक बार रीड जरूर करना चाहिए। रीड करने से क्या होता है फ्रेंड्स, उसके अंदर जो इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं, कई बार होता है कि आपसे कुछ ऐसी चीज़ें मांगी जाती है कि आपको ये चीज़ें आपको लेके आनी है। सपोज दैट आपकी फ़ोटो मांग ली, जैसे सपोज अभी कोरोना के अंदर आपसे सैनिटाइजर की बोतल मांग ली है, इसी प्रकार से आपको सैनिटाइजर की बोतल साथ में लेकर आनी है, मास्क लगाना है। तो बहुत सारे इंस्ट्रक्शन है जो आपके एडमिट कार्ड में दिए हुए होते हैं, लेकिन आप यदि इंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ते हैं उस कंडीशन में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसके साथ ही जो एडमिट कार्ड होता है उसके अंदर इस प्रकार से इंस्ट्रक्शन भी दिए होते हैं कि जो आपके जो क्वेश्चंस जो आप अटेम्प्ट करने वाले हैं उसमें नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। इसके साथ ही उसके अंदर ये भी चीज़ें बताई जाती है कि आप जैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे तो उसके अंदर देखिए अटेम्प्ट करने का जो, जैसे आप सपोज दैट आपने मार्क विथ रिव्यू वाले क्वेश्चंस कर दिए, तो जो एम्स और जो नोट सेट एग्जाम करवाता है उसके अंदर मार्क विथ रिव्यू वाले क्वेश्चन सबमिट नहीं होते हैं, तो उन क्वेश्चंस को आपको क्या करना चाहिए उसके अंदर। ठीक है, तो आपको क्या करना चाहिए, जो आपको क्वेश्चन मार्क और रिव्यू लगे कि हाँ वास्तव में वो मार्क आप रिव्यू कर पाएंगे तो ही आपको मार्क एंड रिव्यू करें, क्योंकि मार्क और रिव्यू तभी सबमिट होंगे जब आप उसको सेव करेंगे। ठीक है, इसके साथ ही फ्रेंड्स आपको क्या करना है कि जब आपका जिस दिन एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम के एक दिन पहले आप अच्छे से नींद ले लें। इसके साथ ही एग्ज़ाम देने से पहले आप जो अच्छे सा ब्रेकफास्ट, हेल्दी ब्रेकफास्ट कर लें, और एग्जामिनेशन सेंटर में जो टाइम दिया गया है, एंट्री का जो टाइम दिया गया उससे लगभग आधे घंटे पहले आप ज़रूर पहुँचें। ऐसा करने से क्या होता है फ्रेंड्स, आपके अंदर जो है एंजाइटी डेवलप होने के चांसेस कम हो जाते हैं। यदि आप लेट पहुंचते हैं तो उस समय आपको एंजाइटी डेवलप हो जाती है कि ये मैं लेट पहुंचूंगा या नहीं पहुंचूंगा। इस एंजाइटी की वजह से बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं आपको आते हुए भी आप गलत कर जाते हैं। इसलिए आपको जो टाइमली, आपको जो भी एग्जाम सेंटर होता है वहाँ पर आपको टाइमली पहुँच जाना होता है। कम से कम आप ज़्यादा नहीं तो आधा घंटा पहले ज़रूर पहुँचें ताकि आपकी जो भी एंजाइटी है वो दूर हो सके, एंजाइटी डेवलप नहीं हो। जो दूसरा पॉइंट सब के बारे में हम जो बात करने वाले हैं कि जब आप एग्जामिनेशन सेंटर पहुंच गए और जब आप कंप्यूटर स्क्रीन के सामने, उस समय आपको क्या करना चाहिए। तो आप अपना एग्ज़ाम स्टार्ट करने से पहले आपको बता देता हूं फ्रेंड्स, आप अपने माता पिता को एक बार ज़रूर याद करें और अपने जो भी इष्ट देवता हैं उनको एक बार ज़रूर याद करें। इससे क्या होता है, आपके अंदर एक अलग से एक एनर्जी डेवलप होती है। ठीक है, और इसके साथ ही मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि आपको जो है एग्ज़ाम जो अटेंड करेंगे जो क्वेश्चंस, उन क्वेश्चंस को क्या करना है, जब पहला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो पहले क्वेश्चन से लेकर के जो 200 क्वेश्चंस तक होता है, तो 200 क्वेश्चंस तक जो भी क्वेश्चंस पढ़ेंगे उनको रीड केयरफुली आपको रीड करना है। क्वेश्चंस को पूरा पढ़ना है, आधा अधूरा पढ़ने से, क्वेश्चंस को यदि आप आधा अधूरा पढ़ते हैं उस कंडीशन में जो है क्वेश्चन जो है गलत होने की संभावनाएं हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देना चाहता हूँ इसके अंदर, जैसे कि सपोज आपसे क्वेश्चन में आया कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द साइन एंड सिम्टम ऑफ डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी एक्सेप्ट, आपके पास ऐसा ऑप्शन आ गया। ठीक है, लेकिन आपने यदि क्वेश्चंस को जल्दीबाजी में पढ़ा है, उस कंडीशन में क्या होगा कि जो आपका जो क्वेश्चंस है आपने एक्सेप्ट यदि नहीं पहुंचा तो आप क्या करेंगे कि अच्छा कौन सा साइन एंड सिम्टम, आप सीधा जो आपको फर्स्ट में दिखेगा उसको आप टिक करके कर देंगे, हाँ भाई ठीक हो गया, मैंने सही किया था। लेकिन होता है क्या, आप यदि क्वेश्चंस को पूरा पढ़ते हैं, एक्सेप्ट वाला पूछा तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है कि एक्सेप्ट पूछा है मतलब आपको कौन सा डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी के अंदर साइन एंड सिम्टम नहीं होता है, तो उसके लिए आपको क्या यह पता होना चाहिए डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी के कौन कौन से साइन एंड सिम्टम होते हैं। ठीक है, अब आपने पता लग गया तो अब आपको क्या करेंगे, जो बेस्ट मेथड होता है क्वेश्चंस को सोल्व करने का, एग्जाम सेंटर पे जो एग्जाम आप दे रहे हैं उसको सोल्व करने का, जो क्वेश्चंस को
जो बेस्ट तरीका होता है वो होता है एलिमिनेशन मेथड। आप हमेशा एलिमिनेशन मेथड का यूज करें। एलिमिनेशन मेथड यूज करने से क्या होती है, आपकी जो गलतियाँ होती है वो बहुत कम हो जाती है, उन कम से कम गलती होने के चांसेस बन जाते हैं। सपोज इट आपने जो एलिमिनेशन मेथड यूज करते हैं, जैसे आपने बताया कि साइन एंड सिम्टम कि यार ये होता है, सपोज आपने बताया कि एनोरेक्सिया तो यार साइन एंड सिम्टम, तो आपने एनोरेक्सिया को आउट कर दिया। तो इसी प्रकार से 2 और साइन एंड सिम्टम जो है आप यदि आपको पता होगा तो आप उसको कर देंगे, तो बाकी जो ऑप्शन बचा हुआ उसको आप टिक कर सकते हैं। लेकिन टिक करने से पहले वापस एक बार क्वेश्चंस को जरूर पढ़ें कि क्वेश्चंस के अंदर कुछ और तो नहीं पूछा है, ताकि आपका जो नेगेटिव मार्किंग जो है कम से कम आपकी हो सके, आपका जो क्वेश्चंस है वो बिल्कुल करेक्ट हो सके। तीसरी जो इंपॉर्टेंट बात है, आपके जैसे एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस आते हैं प्रायोरिटी बेसिस पे आते हैं। सपोज इट इसके अंदर जो आपको मैं 3 चीज़ें बताने वाला हूँ, जैसे सपोज आपका ABC से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ गया, ठीक है, ABC यानी एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन, यानी इमरजेंसी कंडीशन के अंदर जो है आपके जो क्वेश्चंस के जो आंसर वो अलग होते हैं और जो नॉर्मल कंडीशन के अंदर क्वेश्चंस के आंसर अलग होते हैं। जैसे ABC का जो हम बात करें तो इसके अंदर एयरवे हमेशा प्रायोरिटी पे रहती है, एक्सेप्ट क्या है CAB, यानी जो अपन जो CPR करते हैं, CPR के अंदर जो प्रायोरिटी के अंदर क्या रहता है, कंप्रेशन रहता है, यानी CPR के अंदर जो अपन कहते हैं तो उसके अंदर जो अपना CAB यानी सर्कुलेशन एयरवे ब्रीदिंग, ठीक है। आपको 2 चीज़ों का मेन ध्यान रखना है कि ABC यदि आपके अंदर CPR को छोड़कर कोई भी प्रायोरिटी के लिए आपको बोला जाता है कि फर्स्ट प्रायोरिटी क्या रहेगी, उस कंडीशन में आपको क्या जाएगा एयरवे। यदि एयरवे का ऑप्शन नहीं है तो उसके बाद में क्या जाएगा ब्रीदिंग, और ब्रीदिंग अभी ऑप्शन में नहीं है तो फिर तीसरा जो नंबर पर जाएगा सर्कुलेशन। लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी क्या रहेगी अपनी एयरवे एक्सेप्ट CPR की केसेस के अंदर आपको क्या रखना, सर्कुलेशन फर्स्ट रखना, क्योंकि उसके अंदर क्या आएंगे CAB यानी सर्कुलेशन एयरवे ब्रीदिंग, यानी CPR कंडीशन के अंदर आपको सर्कुलेशन फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी, एयरवे सेकंड और ब्रीदिंग थर्ड प्रायोरिटी रहेगी। लेकिन नॉर्मल जो इमरजेंसी कंडीशन होती है उसके अंदर जो आपकी प्रायोरिटी रहेगी वो क्या रहेगी, एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन। एक तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। दूसरी जो चीज़ आपको ध्यान रखनी है, मास्लो हायरार्की की जो थ्योरी है नीड्स की, उसको भी आपको ध्यान रखना, क्योंकि वो भी एक प्रायोरिटी बेसिस पे थ्योरी है, ठीक है। तो वो प्रायोरिटी बेसिस की थ्योरी को आपको कैसे याद करना है वो उसकी मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। तो ट्रिक बताने के लिए आपको एक सिंपल से याद करना, PSLSA। क्या याद करना है, PSLSA। इसको आपको याद करना है। इसका जो P का जो मीनिंग आपको याद रखना है वो याद करना फिजियोलॉजिकल नीड्स, और S का जो मीनिंग याद रखना है वो आपको क्या रखना है, सिक्योरिटी एंड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। और जो अपना जो LSA है, L यानी आपको लव एंड बिलोंगिंग, और जो अपना S है वो सेल्फ स्टीम, और A क्या है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हैं PSLSA। इसकी क्या जो अपन शॉर्ट टर्म से याद कैसे कर सकते हैं, PSLSA आप याद कर सकते हैं। फिर आपको पता होना चाहिए कि जैसे मार्क्स हायरार्की थ्योरी के से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आता है उस क्वेश्चंस के आपके जो पूछा जाता है कि सपोज इट हाईएस्ट लेवल ऑफ नीड्स या लोवेस्ट लेवल ऑफ नीड्स क्या है। तो आपका यदि एग्जाम के अंदर पूछा लोवेस्ट नीड्स ऑफ क्या है, जो नीड्स की है, जो लोवेस्ट लेवल ऑफ नीड्स क्या है, तो आपका क्या आंसर हो जाएगा, फिजियोलॉजिकल नीड जाएगा। लेकिन आपसे पूछा कि हाईएस्ट लेवल ऑफ नीड्स क्या जाएगा, तो उस कंडीशन में आपको क्या जाएगा, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आंसर जाएगा, ठीक है। इसके साथ यदि आपके जैसे मैं आपको बताऊं फिजियोलॉजिकल जो नीड है उसके अंदर आपका फिजियोलॉजी की जो नीड्स है फ्रेंड्स, उसके अंदर आपको जैसे सपोज जो एयरवे जो है प्रायोरिटी, जैसे आप फिजियोलॉजी नीड्स आपको बताया कि एयरवे होगी, हंगर होगी, ये सब आपकी प्रायोरिटीज़ के अंदर जाती है, ऑक्सीजन होगी। लेकिन यदि एग्जाम के अंदर आता है मोस्ट प्रायोरिटी क्या रहेगी आपकी, मोस्ट प्रायोरिटी के लिए पूछा जाता है तो मोस्ट प्रायोरिटी क्या रहेगी, ऑक्सीजन इज द मोस्ट प्रायोरिटी। यानी फिजियोलॉजी नीड्स के अंदर यदि मोस्ट प्रायोरिटी पूछ लेता है उस कंडीशन में आपका आंसर क्या जाएगा, ऑक्सीजन। लेकिन यदि आपको पूछा जाता है लो लेवल ऑफ नीड्स क्या है, उस कंडीशन में आपका आंसर जाएगा फिजियोलॉजिकल नीड्स, ठीक है। और यदि आपको हाईएस्ट लेवल ऑफ नीड्स, तो हाईएस्ट लेवल पे क्या है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। याद करने का तरीका क्या है, PSLSA। क्या याद करने का, PSLSA। इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, P का मतलब आपको बता दिया फिजियोलॉजिकल नीड्स, S का मतलब आपको बता दिया मैंने क्या, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, L का मतलब क्या बता दिया आपको मैंने, लव एंड बिलोंगिंग्स, और S का मतलब हो गया सेल्फ एस्टीम, और जो है लास्ट में जो अपना A है उसका मतलब हो गया सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। इसको याद करने का जो टेक्निक आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जो पुलिस सर्विस, या याद कर सकते हैं पैरामेडिकल सर्विसेज लीगल सर्विस एजेंसी, ठीक है। कैसे याद करेंगे, पैरामेडिकल सर्विसेज, PSLSA को कैसे याद कर सकते हैं, पैरामेडिकल, P फॉर पैरामेडिकल, S फॉर सर्विसेज, L फॉर लीगल, S फॉर सर्विस और A फॉर एजेंसी। इसको ऐसे याद कर सकते हैं। यदि आपको याद नहीं रहता, P का मतलब क्या हो जाएगा आपका फिजियोलॉजिकल नीड्स, ठीक है। और जो आपका क्या बताया मैंने PSLSA, तो S का मतलब क्या हो जाएगा, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, और L का मतलब हो गया जो लव एंड बिलोंगिंग्स, और जो अपना जो है PSLSA, तो S का मतलब हो गया सेल्फ एस्टीम, और जो A हो गया वो क्या हो गया, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो इस प्रकार से आप जो है मास्लो हायरार्की थ्योरी को याद कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान होना चाहिए कि इसके अंदर आपको कैसे कैसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे, मोस्ट प्रायोरिटी के लिए क्या आएगा आंसर, तो ऑक्सीजन आएगा। लो लेवल ऑफ नीड्स के लिए क्या रहेगा आपका फिजियोलॉजिकल नीड्स,
और जो हाईएस्ट लेवल ऑफ नीड्स के अंदर आएगा क्या आएगा, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है बिल्कुल। इसके साथ थर्ड जो अपना जो क्वेश्चंस में पूछा जाता है प्रायोरिटी बेसिस पे, वो आता है नर्सिंग प्रोसेस से रिलेटेड क्वेश्चंस आता है। सपोज दैट मैं आपको इसके क्वेश्चंस की सहायता से भी समझाने की कोशिश करूंगा कि नर्सिंग प्रोसेस के अंदर कैसे रहेगा। तो नॉर्मली क्या होता है फ्रेंड्स, यदि आपके क्वेश्चंस के अंदर आपसे पूछा असेसमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा तो आपको पता होना चाहिए नर्सिंग प्रोसेस का जो है कैसे होता है। तो नर्सिंग प्रोसेस सबसे पहले जो आता है असेसमेंट आता है, उसके बाद में जो आपका आता है एनालिसिस आता है, देन प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवोल्यूशन। आपको ये चीज़ें याद रखनी है कि आपको कैसे। तो सब इमरजेंसी कंडीशन को छोड़कर आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या रहेगी, असेसमेंट, लेकिन इमरजेंसी कंडीशन के अंदर क्या रहेगा, इम्प्लीमेंटेशन या फिर इंटरवेंशन। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होती है, ठीक है। ये तो बात होगी कि नर्सिंग प्रोसेस। तो नर्सिंग प्रोसेस में आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट प्रायोरिटी क्या रहेगी, नर्सिंग असेसमेंट क्या रहेगी, फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी। मैं एग्जाम्पल के थ्रू भी आपको, क्वेश्चंस के थ्रू भी आपको समझाऊंगा। इसके साथ ही जो अपना चौथा जो अपना रहेगा कि आपको स्ट्रेटेजिक जो वर्ड्स होते हैं उनको आपको ध्यान रखना है। स्ट्रेटेजिक वर्ड्स कौन कौन से होते हैं, जैसे सपोज आपको बोल लिया अर्ली साइन, या फिर पूछ लिया कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, और जैसे इनिशियल। इस प्रकार के जो स्ट्रेटेजिक वर्ड होते हैं वो कहीं ना कहीं प्रायोरिटी को इंडिकेट करती है। मैं और भी आपको कुछ प्रायोरिटी के वर्ड्स बता देता हूँ, जैसे कि आपका बेस्ट हो गया, अर्ली और लेट, असेंशियल, फर्स्ट प्रायोरिटी, हाईएस्ट प्रायोरिटी, इमीडिएट। ये जो कुछ स्ट्रेटेजिक वर्ड होते हैं, इनिशियल, मोस्ट अप्रोप्रिएट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट लाइकली, नेक्स्ट प्राइमरी और ये जो है वाइटल, ये जो आपकी जो है प्रायोरिटी के अंदर जो है ऐसे प्रकार के आपके अंदर स्ट्रेटेजिक वर्ड है। इसका मतलब आपका प्रायोरिटी बेसिस का वो क्वेश्चन है और आपको प्रायोरिटी का ध्यान रखते हुए उस क्वेश्चन को सोल्व करना है। ये चीज़ें आप अपनाएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो अपना जो है ये चीज़ थी कि आप एग्जाम के अंदर क्या करना है, इन सबको जो भी क्वेश्चन आप सोल्व करेंगे उन क्वेश्चन को आपको क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करना है। एलिमिनेशन मेथड सोल्व करने से फ़ायदा ये है कि आपके कम से कम जो है क्वेश्चंस जो है गलत होने की संभावना रहती है। और मैं आपको एक पॉइंट बता देता हूं फ्रेंड्स, यदि आपको पता होना चाहिए यदि किसी एग्ज़ाम के अंदर 200 क्वेश्चंस है, उन 200 क्वेश्चंस के अंदर 120 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आप जो भी एग्ज़ाम दे रहे होते हैं उन सबको 120 क्वेश्चन आ रहे होते हैं। यदि वो 120 क्वेश्चन में से आपका एक भी क्वेश्चन गलत होता है, इसका मतलब है कि आप 120 क्वेश्चन जो सही कर रहे हैं उनमें से एक नंबर आप पीछे हो गए। तो आपको जो सिंपल जो क्वेश्चन है वो तो करेक्ट करना ही करना है। इसके अलावा जो है आपको सिंपल क्वेश्चन गलत कर गए तो आपका सिलेक्शन वहीं रुक जाता है। तो आपको सिंपल क्वेश्चन जरूर करेक्ट करना है, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। दूसरी बात कर ली, ये तो हमने बात कर ली कि आपको क्या बोलते हैं कि नेगेटिव मार्किंग को आप जो है कैसे एलिमिनेशन मेथड के द्वारा कम से कम नेगेटिव मार्किंग कर सकते हैं। मैं आपको एक दो क्वेश्चंस बताने जा रहा हूं, उन क्वेश्चन की सहायता से मैं आपको समझाता हूं। जैसे सपोज फ्रेंड्स एक क्वेश्चन है अपने पास, द नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट हु जस्ट रिटर्न फ्रॉम द रिकवरी रूम आफ्टर अंडरगोइंग एब्डोमिनल सर्जरी, द नर्स शुड मॉनिटर फॉर विच अर्ली साइन ऑफ हाइपोवोलेमिक शॉक। ठीक है, तो इसके अंदर हम बात करेंगे, ऑप्शन ए है हमारा स्लिपनेस, ऑप्शन बी है इंक्रीज पल्स रेट, ऑप्शन सी है इंक्रीज डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन एंड ऑप्शन डी है इंक्रीज ओरिएंटेशन टू सराउंडिंग। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो यहाँ पे आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, यहाँ पे क्या पूछा, अर्ली साइन ऑफ हाइपोवोलेमिक शॉक। क्या दिया हुआ क्वेश्चंस में आपको? अर्ली साइन, अर्ली आ गया मतलब प्रायोरिटी बेसिस पे आपका क्वेश्चंस आ गया। अर्ली साइन ऑफ हाइपोवोलेमिक शॉक पूछा, क्वेश्चंस को आपको पूरा पढ़ना है, ठीक है, पूरा स्टेटमेंट पढ़ना, अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखें, इसके अंदर आ गया अर्ली साइन ऑफ हाइपोवोलेमिक शॉक। अब आपको पता होना चाहिए कि अर्ली साइन के अंदर क्या क्या होता है। अब आप चाहे तो इसके अंदर आपको पता होना चाहिए इंक्रीज पल्स रेट आपका जो है, इसके अंदर आपको हाइपोवोलेमिक शॉक के अंदर इंक्रीज पल्स रेट इंक्रीज होगी, फिर आपका जो बीपी लो होगा, ब्लड प्रेशर डिक्रीज होगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब जैसे आप इसका एलिमिनेशन मेथड क्या, आपको पता है स्लिपनेस इसके अंदर आपको नहीं होगा, ठीक है। दूसरा जो अपना है कि इंक्रीज पल्स रेट, तो इंक्रीज जो पल्स रेट आपका होगा, ठीक है, लेकिन अपन पूरा क्वेश्चन, पूरे ऑप्शन को आपको देखना है। इंक्रीज डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन, इंक्रीज ओरिएंटेशन और टू सराउंडिंग। तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस के अंदर पूछा वो क्या पूछा, अर्ली साइन पूछा है। तो जो हाइपोवोलेमिक शॉक होता है उसका अर्ली साइन आपको पता होना चाहिए कि इंक्रीज पल्स रेट उसके अंदर अर्ली साइन होता है, और जो बीपी फिर क्या होता है, बीपी जो है डिक्रीज होती है। अब अर्ली इंक्रीज जो पल्स रेट है वो क्यों हुई? क्योंकि जब भी शॉक की कंडीशन होती है तो अपना जो हार्ट होता है ऑक्सीजन अपने जो ब्रेन्स और अपनी बॉडी के जो टिश्यूज़ होते हैं उनको ऑक्सीजन की सप्लाई को पहुंचाने के लिए क्या करता है, हार्ट को बीट जो है अधिक तेज गति से क्या करता है, बीट करता है। और बीट अधिक तेज गति से बीट करने से क्या होगा, उसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको इंक्रीज पल्स रेट या फिर टैकीकार्डिया देखने को मिल सकता है। तो ये हो गया अपना प्रायोरिटी बेसिस पे क्वेश्चंस, जैसे कि मैंने आपको बताया। फ्रेंड्स, अब हम दूसरे जो क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन जो है एविएशन एयरोब्रीथिंग सर्कुलेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूँ। तो एक क्वेश्चन है अपने पास, एक क्लाइंट विद ए डायग्नोसिस ऑफ कैंसर इज रिसीविंग मॉर्फिन सल्फेट फॉर पेन। इन पेन के लिए जो है पेशेंट क्या ले रहा है, मॉर्फिन सल्फेट है ले रहा है। पेशेंट किसका है, कैंसर का पेशेंट है। द नर्स वुड एम्प्लॉय विच प्रायोरिटी
एक्शन इन द केयर ऑफ द क्लाइंट, इस यानी इस पेशेंट की केयर के लिए क्या प्रायोरिटी रहेगी। तो ऑप्शन ए है हमारा मॉनिटर स्टूल्स, ऑप्शन बी है मॉनिटर यूरिन आउटपुट, एंड ऑप्शन सी एनकरेज फ्लूइड इनटेक, एंड ऑप्शन डी एनकरेज द क्लाइंट टू कफ एंड डीप ब्रीथ। तो इसके अंदर फ्रेंड्स आपको क्वेश्चंस को सोल्व, आप क्वेश्चंस को पता होना, सबसे पहले आपने क्वेश्चन को अच्छे से समझा, उस क्वेश्चन को समझने के बाद आपको स्ट्रेटेजिक वर्ड मिला प्रायोरिटी। तो इसके अंदर क्या प्रायोरिटी रहेगी, इसके अंदर आपका जो है आपको फिर ये भी पता होना चाहिए मॉर्फिन जो सल्फेट होता है वो क्या क्या करता है, क्या कोज कर सकता है। तो मॉर्फिन सल्फेट क्या होता है फ्रेंड्स, रेस्पिरेटरी जो सेंटर होता है उसको क्या करता है, डिप्रेस करता है, ठीक है। जिससे क्या होता है, जो कफ रिफ्लेक्स और जो रेस्पिरेटरी जो रिफ्लेक्स है वो क्या हो जाता है, डिप्रेस होता है। इसकी वजह से आपको क्या करना है कि जो ऑक्सीजनेशन एंड एडिक्वेट ऑक्सीजनेशन को मेंटेन करने के लिए आपको क्या करना है, एनकरेज करना है पेशेंट को, किसके लिए, कफ और डीप ब्रीथ के लिए, ताकि उस पेशेंट के अंदर क्या हो, एडुकेट मात्रा के अंदर क्या हो जाए, ऑक्सीजनेशन पहुंच सके, ऑक्सीजन की मात्रा पहुंच सके। क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं अपन, इसलिए कर रहे हैं कि अपने को पता है कि जो मॉर्फिन जो सल्फेट है वो क्या कर रहा है, रेस्पिरेटरी सेंटर को डिप्रेस कर रहा है, कफ रिफ्लेक्स और रेस्पिरेटरी सेंटर को क्या कर रहा है, डिप्रेस कर रहा है। उसकी वजह से क्या होगा, ऑक्सीजन या पेशेंट को जो है जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो डिक्रीज हो सकती है। तो इसको ऑक्सीजन के लेवल को एडिक्वेट बनाए रखने के लिए आपको क्या करना है, पेशेंट को क्या करना है, एनकरेज करना है कफ और डीप ब्रीथ के लिए। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन के अंदर अपना जो राइट आंसर हो गया क्या हो गया, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी, एनकरेज द क्लाइंट कफ एंड डीप ब्रीथ, क्या हो गया अपना आंसर, ऑप्शन डी, ठीक है। बाकी जो है आप मॉनिटर स्टूल्स, मॉनिटर यूरिन आउटपुट और एनकरेज फ्लूइड इनटेक, ये सब इसके अंदर प्रायोरिटी के अंदर नहीं जाएंगे, क्योंकि प्रायोरिटी के अंदर मैंने बताया एबीसी के अंदर आपको क्या सबसे पहले प्रायोरिटी रखना है, एयरवे प्रायोरिटी भी रखना है। यदि एयरवे नहीं है तो उसके अंदर क्या करना है, ब्रीदिंग प्रायोरिटी भी रखेगा। ब्रीदिंग भी यदि ऑप्शन में नहीं है तो उसके बाद थर्ड जो ऑप्शन अपने क्या रहेगा, सर्कुलेशन। तो इस प्रकार से अपन ने क्वेश्चन जो एबीसी वाला सोल्व कर दिया। अब अपने क्वेश्चन नर्सिंग प्रोसेस वाला क्वेश्चन भी सोल्व करते हैं कि जो नर्सिंग प्रोसेस होता है उसके अंदर कैसे होता है। तो नर्सिंग प्रोसेस का मैं आपको बता चुका हूँ वैसे, तो अपन एक क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं नर्सिंग प्रोसेस वाला। तो फ्रेंड जैसे कि नर्सिंग प्रोसेस का एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको सोल्व करवाने वाला हूँ कि एक क्लाइंट वो हैड एप्लीकेशन ऑफ ए राइट आर्म कास्ट, ठीक है, कंप्लेन ऑफ पेन एट द रिस्ट व्हेन द आर्म इज पैसिवली मूव्ड, व्हाट एक्शन शुड द नर्स टेक फर्स्ट, एंड नर्स को क्या एक्शन फर्स्टली लेना है। ऑप्शन ए है हमारा एलिवेट द आर्म, ऑप्शन बी है डॉक्यूमेंट द फाइंडिंग, ऑप्शन सी है मेडिकेट विद एन एडिशनल डोज ऑफ एन ओपोइड, ऑप्शन जो डी है हमारा चेक फॉर पेरेस्थेसियासिस एंड पैरालिसिस ऑफ द राइट आर्म। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता चुका हूँ कि आपको जो नर्सिंग प्रोसेस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आते हैं, यदि आपके अंदर फर्स्ट प्रायोरिटी क्या रखना है, नर्सिंग असेसमेंट रखना है। जो इमरजेंसी कंडीशन होती है, इमरजेंसी जो कंडीशन होती है उसके अंदर आपका करना है इम्प्लीमेंटेशन या इंटरवेंशन को प्रायोरिटी रखनी है। लेकिन यदि इमरजेंसी कंडीशन नहीं है उस कंडीशन में आपको फर्स्ट प्रायोरिटी क्या जाएगा, नर्सिंग असेसमेंट जाएगा, ठीक है। और यदि इमरजेंसी कंडीशन उसके अंदर क्या जाएगा, नर्सिंग इंटरवेंशन या फिर नर्सिंग इम्प्लीमेंटेशन जाएगा, ठीक है। जैसे सपोज आपने एक क्वेश्चन किया तो इस क्वेश्चन के अंदर जो पूछा गया वो क्या है कि पेशेंट को क्या हो रही, कंप्लेन ऑफ पेन हो रहा है और एट द रिस्ट, यानी रिस्ट के यहाँ पे क्यों हुआ पेशेंट को, क्लाइंट विद एप्लीकेशन ऑफ राइट आर्म कास्ट कंप्लेन ऑफ पेन एट द रिस्ट व्हेन आर्म इज पैसिवली मूव्ड। तो इसके अंदर जो है फ्रेंड्स जैसे कि ये इमरजेंसी कंडीशन नहीं हुई अपनी, तो इसके अंदर जो आपको जो एलिवेट द आर्म, डॉक्यूमेंट द फाइंडिंग, मेडिकेट विद एन एडिशनल डोज ऑफ एन ओपोइड, ये सब क्या हो गया, इंटरवेंशन हो गया। मैंने क्या बताया आपको, सबसे प्रायोरिटी क्या रखना, असेसमेंट। नॉर्मल कंडीशन के अंदर याद रखना, नॉर्मल कंडीशन के अंदर असेसमेंट रहेगा, इमरजेंसी कंडीशन के अंदर क्या रहेगा, इमरजेंसी कंडीशन के लिए हमेशा क्या रहेगा, इंटरवेंशन रहेगा। तो यहाँ पे आपको क्या रखना, असेसमेंट रखना, क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी क्या रहेगी, असेसमेंट। तो चेक फॉर पेरेस्थेसिस एंड पैरालिसिस ऑफ द राइट आर्म, तो जो राइट आर्म है उसकी पेरेस्थेसिया पे उसके अंदर वीकनेस वगैरह या पेरेस्थेसिया पैरालिसिस तो नहीं हुआ है, वो आपको असेस करना है या चेक करना है, ठीक है। तो ये आपका असेसमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया, ठीक है। एक क्वेश्चन और मैं आपको सोल्व करवा देता हूँ फ्रेंड्स, जो मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस से रिलेटेड जो आपका जो क्वेश्चन आता है, जिसके अंदर आपका जो है एक क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम के अंदर, वो गलत होता है तो बहुत ही बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि सिलेक्शन के लिए एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन सोल्व करवाने जा रहा हूँ यहाँ पे, द नर्स रिव्यू द आर्टेरियल ब्लड गैस रिजल्ट ऑफ ए क्लाइंट एंड नोट्स द फॉलोइंग, pH 7.45, PCO2 30 mm of Hg एंड HCO3 22 मिलीक्यूलेंट प्रति लीटर। ये आपको डेटा दिया हुआ है इसके अंदर। अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये जो कंडीशन है ये किस चीज़ को एनालाइज करते हुए कौन सी कंडीशन को ये चीज़ें इंडिकेट कर रही है। तो ऑप्शन हमारा ए है मेटाबॉलिक एसिडोसिस कंपनसेटेड, ऑप्शन बी है रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस
कंपेंसेटेड, ऑप्शन सी है मेटाबॉलिक एल्कलोसिस अनकंपेंसेटेड एंड ऑप्शन डी है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस अनकंपेंसेटेड। तो इसको आप कैसे सोल्व करेंगे, तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ फ्रेंड्स, जब भी आप इस प्रकार से जो क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो उसके अंदर आपको सोल्व करने का जो तरीका है वो क्या है। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपकी जो पीएच, सबसे पहले आपको क्या देखना है, पीएच को देखना है कि पीएच किस चीज़ को इंडिकेट करी। आपको उसके लिए आपको नॉर्मल पीएच कितनी होती है ये भी पता होना चाहिए, PCO2 का नॉर्मल लेवल कितना होता है, और जो HCO3 यानी बाइकार्बोनेट का जो लेवल हो नॉर्मल लेवल कितना होता है। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं, जो पीएच होती है नॉर्मल पीएच कितनी होती है, 7.35 टू 7.45 होती है। कितनी होती है, 7.35 टू 7.45 इसकी क्या होती है, नॉर्मल पीएच होती है। अब आपको क्वेश्चंस को ध्यान से देखना है कि इसके अंदर पीएच कितनी है, 7.45, यानी ये एल्केलाइन के नजदीक की पीएच है, यानी ये क्या हो गया, एल्कलोसिस हो गया। अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये मेटाबॉलिक है या फिर रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस है। ठीक है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए आपको जो बाकी जो डेटा जैसे PCO2 और SCO3 को देखना पड़ेगा। तो PCO2 का सबसे पहले आपको नॉर्मल लेवल पता होना चाहिए। तो PCO2 का जो नॉर्मल लेवल होता है वो कितना होता है, 35 टू 45 mm ऑफ Hg नॉर्मल लेवल होता है। किसका, PCO2 का। यदि PCO2 का लेवल यदि इंक्रीज होता है, इसका मतलब क्या होता है, पीएच क्या होगी, डिक्रीज होगी। और यदि PCO2 का जो लेवल है वो डिक्रीज है, इसका मतलब क्या होगी, पीएच इंक्रीज होगी। यानी आपको पीएच और जो PCO2 है वो हमेशा एक दूसरे के क्या रहेंगे, विपरीत रहेंगे। ये चीज आपको नोट कर लेनी है। ठीक है, तो दूसरा जो अपने को ध्यान रखना SCO3। तो SCO3 सबसे पहले आपको नॉर्मल लेवल पता होना चाहिए। 22 से लेकर के 28 जो है मिली इक्विवेलेंट प्रति लीटर तक इसका नॉर्मल लेवल अपन मानते हैं। कुछ बुक्स के अंदर 24 टू 28 मिली इक्विवेलेंट भी मानते हैं, कुछ बुक्स में 24 टू 26 भी मानते हैं। तो आप एवरेज रेंज मानते हैं 22 से लेकर के 28 मिली इक्विवेलेंट प्रति लीटर आप नॉर्मल रेंज मान सकते हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो पूछा गया कि PCO2 का कितना लेवल है, 30 mm ऑफ Hg। मैंने आपको क्या बताया, जब PCO2 जब डिक्रीज होगी इसका मतलब क्या होगा, एल्कलोसिस होगा। यानी यहाँ पे कौन सा फैक्टर कर रहा है, रेस्पिरेटरी, क्योंकि PCO2 किसको डिनोट करता है, रेस्पिरेटरी को, और SCO3 किसको कर रहा है, मेटाबॉलिक को। ठीक है, ये आपको चीज दोनों याद रखनी है। यहाँ पे जो PCO2 का जो लेवल है वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, यानी क्या हो गया, एल्कलोसिस। यानी ये कौन सा हुआ, ये रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस हुआ। अब आपका कंपनसेटेड है या अनकंपनसेटेड है वो चीज आपको ध्यान रखनी है। तो आपको ध्यान रखना है कंपनसेट हुआ है। कंपनसेशन में क्या होता है कि आपका जो नॉर्मल लेवल के जो आपकी पीएच होगी वो नॉर्मल जो लेवल है उसके आसपास यानी इर्द गिर्द होगी। ठीक है, कंपनसेशन के अंदर। इसके साथ जो अपोजिट वाला है वो क्या रहेगा, वो नॉर्मल कंडीशन उसको कंप्रेस करने के लिए, उसको नॉर्मल करने के लिए वो उसके अपोजिट रहेगा। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है जब भी आप जो है ये रेस्पिरेटरी एसिडोसिस या रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस, ये जो एसिडोसिस या एल्कलोसिस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन सोल्व करेंगे उसके अंदर। तो यहाँ पे आपने देखा कि जो पीएच है वो 7.45 थी। ठीक है, तो पीएच जो 7.45 थी उसके अंदर आपने क्या, मतलब ये एल्कलोसिस हो गया। यहाँ पे PCO2 30 mm ऑफ Hg यानी डिक्रीज, यानी क्या हो गया, एल्कलोसिस, यानी किसको डिनोट कर रहा है, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस को। अब आपको ध्यान रखना है कि ये कंपनसेटेड है या नहीं है। तो कंपनसेटेड है यानी उसके लिए मैंने क्या बताया आपको कि पीएच नॉर्मल लेवल के इर्द गिर्द रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे 7.45 इर्द गिर्द है, तो यानी ये क्या हो गया, कंपनसेशन हो रहा है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखिए, अच्छे से आपको क्वेश्चन ये वाला समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम जो बात करेंगे फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट हमने बताया था कि मैं आपको तीसरा जो पॉइंट बताऊंगा वो ये बताऊंगा कि आपको कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए। यदि 200 नंबर का क्वेश्चन पेपर होता तो कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए, 100 नंबर का जो क्वेश्चन पेपर होता है उसके अंदर कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए। यदि फ्रेंड्स आप जनरल कैटेगरी के हैं और जो अपना जो क्वेश्चन का जो लेवल है वो एक एवरेज लेवल आता है, तो उस कंडीशन के अंदर जो जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको कम से कम 170 से लेकर के 180 तक क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए। ठीक है, 170 से लेकर के 180 तक क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए। इसके साथ ही जो ओबीसी वाले हैं उनको 160 से 170 तक क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए, और जो SC ST कैंडिडेट्स हैं उनको कितना करना चाहिए, 150 टू 160 तक क्वेश्चंस उनको अटेम्प्ट करना चाहिए। क्योंकि फ्रेंड्स आप सबको पता है कि 120 तो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सबको आते हैं, आपको सिलेक्शन लेने के लिए आप ऊपर जाना होता है। तीसरी बात ये बता दूं फ्रेंड्स, यदि आपका जो क्वेश्चंस का जो लेवल है थोड़ा इजी है और आपको जो क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको 180 ही करना है, लेकिन यदि आपको आता है तो जरूर करना चाहिए। तीसरी जो हम बात करेंगे, एक जो इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना भूल गया था तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि जो आप एलिमिनेशन मेथड के द्वारा सोल्व करेंगे, जैसे कि आपके पास 3 क्वेश्चंस के टाइप्स होते हैं। ठीक है, एक ऐसा क्वेश्चन होता है जिसके अंदर आपको डायरेक्टली आंसर पता है कि इसका आंसर ये होगा, तो उसको तो आपको डायरेक्टली आंसर कर देना। ठीक है, दूसरा जो क्वेश्चन होता है उसके अंदर आपको ये होता है कि 4 ऑप्शन होते हैं, उन 4 ऑप्शन के अंदर आपको 2 ऑप्शन तो आपने एलिमिनेशन मेथड के द्वारा एलिमिनेट कर दिए, लेकिन 2 ऑप्शन ऐसे रह गए हैं जिनको आपको जो है एलिमिनेट करने में
में जो आपको लग रहा है या तो ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है, उस कंडीशन में उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट जरूर करें, क्योंकि यहाँ पे आपके 90% चांस बन जाते हैं उस क्वेश्चन के सही होने के। ठीक है, गलत भी हो सकता है, लेकिन आपको यदि सिलेक्शन चाहिए तो अटेम्प्ट तो आपको करना होगा। तो जिस कंडीशन में आपके यदि 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में आपने 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए और आपको लगता है कि इससे या इसमें से कोई एक आंसर होगा, तो आपको उस क्वेश्चन को जरूर अटेम्प्ट करना है। तीसरा जो अपन बात करते हैं कि जैसे कि अपने पास 4 ऑप्शन है, उन 4 ऑप्शन के अंदर सिर्फ आप एक ही ऑप्शन को एलिमिनेट कर पाए, 3 ऑप्शन को एलिमिनेट नहीं कर पाए, उस कंडीशन में वो जो क्वेश्चन के जो चांसेस होते हैं बिल्कुल गलत होने के चांसेस होते हैं उस क्वेश्चन को, या तो उस क्वेश्चन को छोड़ दें या फिर आप जो है अपनी टेक्निक करके यूज करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर आप उस क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया कि आप जो है नेगेटिव मार्किंग को 0 कैसे कर सकते हैं या फिर बिल्कुल कम से कम कर सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो के अंदर आशा करता हूँ आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा और ये वीडियो आपके लिए एम्स, नोट सेट या फिर जो भी एग्ज़ाम होगी उन सब के अंदर हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा पसंद भी आया होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और यदि आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आएंगे। इसके साथ ही फ्रेंड्स, आपको यदि नर्सिंग वैकेंसी की इन्फॉर्मेशन भी चाहिए और नर्सिंग वैकेंसी इन्फॉर्मेशन और नर्सिंग की जो इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है वो सब भी आपको चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है। इसके साथ ही जो है आपकी जो एंड स्क्रीन होती है, यानी वीडियो के जो एंड में आपको जो स्क्रीन दिखाई देती है उसको हम एंड स्क्रीन कहते हैं, उस एंड स्क्रीन पे भी इसकी जो आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप क्लिक करके भी आप जो है देख सकते हैं। इसके साथ आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे भी मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करेंगे तो भी मैं आपको जो है ग्रुप में ज्वाइन कर दूंगा। उसमें 2 लिंक आएगी जब आप मुझे मैसेज करेंगे, एक तो आएगी व्हाट्सअप ग्रुप की और एक आएगी टेलीग्राम ग्रुप की, तो आप दोनों ही ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम ग्रुप को इसलिए ज्वाइन करना था कि आपको वहाँ सभी कैंडिडेट्स को एक साथ नर्सिंग वैकेंसी की PDF अवेलेबल हो सके। ठीक है, मेरा मोबाइल नंबर जो व्हाट्सअप नंबर जो है वो है 9024307738। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर वापस नोट कर लीजिए, 9024307738। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, नंबर को नोट कर लीजिए। इस नंबर पर आप मैसेज करेंगे तो आपको जो है व्हाट्सअप ग्रुप और जो टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी। इसके साथ ही यदि आपको कोई डाउट रह जाता तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके साथ ही फ्रेंड्स, यदि आपको बुक्स कौन सी बुक्स खरीदनी चाहिए, कौन सी बुक्स आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, तो कुछ बुक्स के जो मैंने लिंक दिए हुए हैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक कर लें। जैसे कि मैंने PR यादव के लिए भी लिंक दे रखा है, अपनी जो NCLEX वाली बुक्स हैं वो भी दे रखी है, और कोई CHO के लिए बुक रेफर करना चाहता है तो वो भी, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख रखा है, तो आप जाके चेक कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, आज के वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।